हेलो एवरीवन। इसका क्लास में अपने लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेल यानी कि कोशिका के बारे में। कोशिका जो है एक बायोलॉजी का चैप्टर होता है, यानी कि टॉपिक होता है, ठीक है। और आप ये जान लीजिए कि सेल जो है यानी कि कोशिका जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना क्या है, थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका कई वीडियो आ सकता है। क्लियर है बात? अब आप ये जानिए एक्चुअली जो ये सेल होता है इसके अंतर्गत क्या से पढ़ना पड़ता है। तो सेल के अंतर्गत आपको सेल के बारे में पढ़ना पड़ता है, सेल के खोजकर्ता के बारे में पढ़ता है, और सेल के अंग के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी कि कोशिकांग के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस बायोलॉजी क्या होता है। तो थोड़ा बोरा अपने लोग ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी का इंट्रोड्यूस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो देखिए, बायोलॉजी को हिंदी में बोल लेते हैं जीव विज्ञान। क्या बोल लेते हैं? जीव विज्ञान बोल लेते हैं। या बायोलॉजी का दूसरा नाम लाइफ साइंस भी होता है। क्या होता है? लाइफ साइंस भी होता है। क्लियर है बात? अब आप ये जानिए कि अगर बायोलॉजी का नाम लाइफ साइंस होता है तो बायोलॉजी जो वर्ड है ये कितना वर्ड से मिलकर के बना है? तो आपको याद रखना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है, आपको दिख रहा होगा, बायो। बायो का मतलब होता है जीव या प्राणी। बायो का अर्थ क्या होता है? जीव या प्राणी। दूसरा होता है आपका लॉजी। दूसरा क्या होता है आपका? लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना? तो प्राणी या जीव के बारे में अध्ययन करना। प्राणी या जीव के बारे में अध्ययन करना, यही चीज क्या कहलाएगा? आपका बायोलॉजी कहलाएगा। तो इसका आप डेफिनेशन और कैसे निकाल सकते हैं? तो सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो यही बात हम आपको यहाँ पे लिख दिए कि बायो का अर्थ होता है जीव या प्राणी, लॉजी का अर्थ होता है क्या? अध्ययन करना। लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? तो सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब ये जान लेते हैं कि एक्चुअली जो बायोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले किसने बोला था, या बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? तो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक का नाम था लाइमार्क और दूसरा का नाम था ट्रेविलियनस। क्या नाम था? ट्रेविलियनस। इन्होंने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी वर्ड को पहली बार बोला था, आप ऐसा कह सकते हैं, या पहली बार बायोलॉजी वर्ड का खोज किया था। बायोलॉजी का जनक किसको बोलेंगे? तो बायोलॉजी का जनक बोलेंगे अरस्तु को। किसको बोलेंगे? अरस्तु को। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? एरिस्टोटल बोल लेते हैं। बायोलॉजी का जो जनक है वो किसको बोलेंगे? अरस्तु को बोलेंगे। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बोल लेते हैं। अब आगे जान लेते हैं। अब ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी में कितना शाखा होता है। तो बायोलॉजी का मेन जो शाखा होता है वो दो होता है। एक होता है आपका जूलॉजी और दूसरा होता है आपका बोटनी। तो जूलॉजी किसको कहेंगे और बोटनी किसको कहेंगे, आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोल लेते हैं? तो जंतु विज्ञान बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या होता है? तो जिसमें जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान बोलेंगे। अब जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो इसमें जानवर विज्ञान क्यों नहीं लिखा हुआ है जूलॉजी के बारे में? क्लियर है बात? लेकिन आप ये सोचिए, क्या जानवर विज्ञान सुनने में अच्छा लगता है? नहीं लगता। इसलिए इनका जो नाम है जानवर का वो क्या दे दिया गया है? जूलॉजी के अंतर्गत रख दिया गया है जंतु विज्ञान। क्या रख दिया गया है? जंतु विज्ञान। तो यानी कि जानवर विज्ञान न होकर के इसका नाम क्या रख दिया गया है? जंतु विज्ञान। अपने लोग किसमें आते हैं? तो अपने लोग भी जूलॉजी के अंतर में आते हैं, यानी कि अपने लोग भी एक प्रकार का जानवर ही है। क्लियर है? अब आप ये सोचिए कि जूलॉजी के अंदर किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? तो जानवर के बारे में। किसके बारे में? जानवर के बारे में। अब आपको पूछेगा कि जूलॉजी का यानी जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम, कौन सा बुक? हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक में 500 से अधिक जानवरों का वर्णन किया है। कितना जानवर का वर्णन किया है? 500 से अधिक जानवरों के बारे में वर्णन किया है, यानी कि उसके बारे में पूरा बायोडाटा आप कह सकते हैं, इनकी बायोग्राफी जितना भी होता है 500 से अधिक जानवर के बारे में उन्होंने इस बुक पे लिखा है। अब आते हैं इसके बारे में बोटनी के बारे में। तो बोटनी को हिंदी में क्या बोल लेते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोल लेते हैं? वनस्पति विज्ञान बोल लेते हैं। इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में। या पेड़ पौधा को पादप भी बोल लेते हैं। पेड़ पौधा को क्या बोल लेते हैं? पादप भी बोल लेते हैं, यानी कि पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा भी होता है। और जंतु का मतलब क्या अभी हम समझाएं? जानवर। जंतु का मतलब क्या होता है? जानवर। मानव भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो पूछेगा कि बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेड़ पौधा का। किसका? पौधा का अध्ययन किया जाता है। अब आप ये जान लीजिए कि बोटनी का एक्चुअली जनक यानी कि फादर ऑफ बोटनी किसको कहेंगे? तो थियोफ्रेस्टस को। किसको बोलेंगे? थियोफ्रेस्टस को। क्यों बोलेंगे थियोफ्रेस्टस को? तो इन्होंने भी विक्टोरिया प्लेंटेरन नामक पुस्तक में 400 से अधिक पादपों का वर्णन किया है, यानी कि जितना भी पेड़ पौधा का कुल खानदान ऐसा कह लीजिए उन सब का वर्णन इन्होंने किस बुक में किया था? विक्टोरिया प्लेंटेरन नाम के बुक में किया था। जिस प्रकार से
एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने कौन सा बुक में किया है? 500 से अधिक जानवरों का नाम, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम के पुस्तक में। तो इन्होंने भी अपना एक बुक लिखा, इसका नाम रखा गया क्या? हिस्टोरिया प्लेनेटेरम नामक पुस्तक में 400 से अधिक पादपों का पूरा कुल खानदान के बारे में वर्णन किया। तो इसके बाद ये जान लेते हैं। अब ये जानिए कि सबसे पहले कि प्राचीन चिकित्सा जनक किसको कहा गया है? तो प्राचीन चिकित्सा जनक जो है वो महर्षि चरक को कहा गया है। किसको कहा गया है? महर्षि चरक को कहा गया है, जो भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के थे। लेकिन आपको पूछेगा कि आधुनिक चिकित्सा जनक किसको कहा गया, तो आपको याद रखना है हिप्पोक्रेटस। क्या याद रखेगा? हिप्पोक्रेटस। ये कहाँ के थे? ये ग्रीक के थे। कहाँ के थे? ग्रीक के थे। अब आप जान लेते हैं साइंटिफिक नाम के बारे में, कॉमन नाम के बारे में। क्लियर बात? अब ये जानिए कि एक होता है आपका कॉमन नाम यानी कि साधारण नाम, और दूसरा होता है साइंटिफिक नाम। पहले बात करते हैं कॉमन नाम के बारे में। ग्रामर अगर पढ़े होंगे इंग्लिश में तो आप ये पढ़े होंगे कॉमन नाउन के बारे में। किसके बारे में? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोल लीजिए या कॉमन नेम बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता था। आपको हम थोड़ा सा पहले कॉमन नाउन के बारे में समझा देते हैं। कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या कहता है? ए नाउन विच इज रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्म नेम ऑफ प्लेस थिंग आइडिया, ये सबको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि जिसमें जनरल नाम के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में एगो समझाते हैं। हम यहाँ से बॉय लिख दे, क्या लिख दे? बॉय। तो बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। तो लड़का में कुछ भी हो सकता है। देखिए राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, सोहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से सपोज कीजिए एनिमल लिख दे, क्या लिख दे? एनिमल लिख दे, तो आप ये समझिए कि एनिमल का मतलब होता है जानवर। तो जानवर में कुछ भी आ सकता है। गाय आ सकता है, भैंस आ सकता है, बकरी आ सकता है, कुत्ता आ सकता है, कुछ भी। तो ये कॉमन नेम हुआ। कैसा नेम हुआ? कॉमन नेम। इसे बात आप जानते होंगे कि कॉमन नाउन या कॉमन नेम क्या होता है। तो अब सबसे पहले इसमें जान लेते हैं मानव के बारे में। किसके बारे में? मानव। तो मानव कॉमन नाम है। मानव ये नहीं दर्शा रहा है कि बच्चा है, कि बूढ़ा है, कि लड़का है, कि लड़की है, कि औरत है। क्लियर बात? या थर्ड जेंडर है। तो मानव का मतलब होता है एक हिसाब से क्या आपका सभी हो सकता है। तो मानव को यानी कि मानव का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है आपका होमोसेपियंस। क्या होता है? होमोसेपियंस। दूसरा है आपका कुत्ता का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है केनिस ल्यूपस फेमिलियरिस। हम दोनों में लिख दें, इंग्लिश में भी लिख दें और हिंदी में भी लिख दें, ताकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश में पढ़ सके और हिंदी वाला हिंदी में। क्लियर है? अब आइए थर्ड में चलते हैं। तीसरा नाम देखिए क्या है? गाय। गाय का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है क्या? बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस। अब आते हैं भैंस का। भैंस का बड़ी खतरनाक नाम है। भैंस का साइंटिफिक नाम क्या होता है? बुलस बुबलिस। क्या नाम होता है? बुलस बुबलिस होता है। आगे दूसरा होता है आपका शेर। देखिए शेर से लेकर के तेंदुआ तक पेंथरा लगा है। क्या लगा है? पेंथरा। तो पेंथरा को याद कर लीजिए, कहानी खत्म। शेर को लियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लियो का मतलब शेर भी होता है। पेंथरा लियो। क्या होता है? पेंथरा लियो। अच्छा बाघ का तो इंग्लिश आपको पता होगा टाइगर होता है। क्या होता है? टाइगर। तो टाइगर ना बोल के टिग्रिस बोलना है। क्या बोलना है? टिग्रिस। पेंथरा टिग्रिस। पेंथरा टिग्रिस का मतलब क्या होता है? आपका बाघ हो गया। तेंदुआ का क्या होता है? पेंथरा पागस। क्या होता है? पेंथरा पागस। अब आगे समझ लेते हैं। बिल्ली का क्या होता है? फेलिस्केटस। क्या होता है? फेलिस्केटस। चूहा का होता है रेटस। क्या होता है? रेटस। तो इसे आपको उतना समझाना नहीं पड़ेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे। अब आते हैं 10वां नंबर में। देखिए फलों का राजा किसको माना गया है? आप लोगों को पता होगा आम को। किसको माना गया? आम को। लेकिन सब्जी का राजा कौन है? आप बताइए तो सब्जी का राजा कौन है आपका? आलू है। किसको माना गया सब्जी का राजा? आलू को। फलों का राजा किसको माना गया है? आम को। तो आम का अगर आपको साइंटिफिक नाम पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नाम होता है। गेहूं का साइंटिफिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इसी तरह से आलू का क्या नाम होता है? तो आलू का होता है सोलानम ट्यूबरोसम। सोलानम ट्यूबरोसम होता है। इसी तरह से प्याज का क्या होता है? एलियम सेपा। क्या होता है? एलियम सेपा। मक्खी का क्या होता है? तो मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। क्लियर है बात? अब आता है मेढक का। मेढक का क्या होता है? राना टिग्रिना। क्या होता है? राना टिग्रिना। तो आगे आता है सांप का। तो सांप का जब मेढक है तो सांप का तो आना अनिवार्य है। सांप का क्या होता है? सांप का होता है सर्पेंटस। क्या होता है? सर्पेंटस। क्या होता है? सर्पेंटस होता है। क्लियर बात? ये सारा बात आपको समझ में आ गया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। मेनली स्टार्ट करते हैं अपने लोग सेल के बारे में यानी कि कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोशिका किस वर्ड से मिलकर बना है। तो कोशिका जो बना हुआ है वो सेलुला वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सेलुला का अर्थ होता है
छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सेल यानी कोशिका का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो क्या लिखे हम? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? तो जीव का यानी कि अपने लोग भी एक प्रकार से जीव है, तो अपने लोग का जो शरीर का संरचना हुआ, संरचना का मतलब होता है बनावट, संरचना का मतलब क्या होता है? बनावट। क्रियात्मक मतलब क्या होता है? क्रिया करने वाले, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए, यानी संरचना करने के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है वो किसका निर्माण हुआ होता है? तो सेल का। किसका होता है? सेल का। आगे, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, या सेल बायोलॉजी कहलाता है, या क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी कहलाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई अगर आपको पूछे तो आपको जवाब देना है सेल होता है, या हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोशिका होता है। क्या बोलेंगे? कोशिका होता है। आगे, सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का शरीर जो है किससे मिलकर के बना है? कोशिका से। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने लोग का जो शरीर का निर्माण हुआ है इसमें जो सबसे छोटा इकाई है वो क्या है? आपका सेल है, यानी कि कोशिका है। अब आप कैसे कहेंगे कि मतलब सारा कोशिका से मिलकर शरीर बना? तो आप ऐसे समझिए कि मेरा हाथ देख पा रहे हैं तो अलग अलग ये आपको, जब मेरा फिंगर दिखाई दे रहा है तो क्या कहेंगे? सिंगल फिंगर, फिर सिंगल फिंगर, सिंगल फिंगर। जब इस सबको आप एक तरह से मोड़ लेंगे तो अब ये किसका निर्माण कर ले? तो मुट्ठी का। किसका? मुट्ठी का। सेम इसी प्रकार से बहुत सारा सेल जब आपस में मिल करके संगठित हो जाता है तो किसका निर्माण करता है? बॉडी का, यानी कि शरीर का निर्माण करेगा। क्लियर है? अब आगे जान लेते हैं। अब आप ये जानिए कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? मृत कोशिका को खोज किया था। लेकिन किसमें किया था? तो मधुमक्खी के छत्ता में। किसमें? मधुमक्खी के छत्ता में। क्लियर बात? अब आप ये जानिए कि रॉबर्ट हुक ने जो जो मृत सेल था, क्या था? मृत सेल था। इनका जो वर्णन था वो अपना बुक में किया है। किस इसका बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का वर्णन, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का वर्णन किस बुक में किया था? तो माइक्रोग्राफिया नामक बुक में। किसमें? माइक्रोग्राफिया नामक बुक में। एग्जाम में ये भी पूछता है आपको बुक का नाम। आगे जान लेते हैं, ये सारा हम आपको समझा दिए। अब आपको ये जानना है कि रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो क्यों बोलते हैं रॉबर्ट को फादर ऑफ साइटोलॉजी? साइटोलॉजी मतलब फादर का मतलब क्या था? जनक। क्या होता है फादर का मतलब? जनक, यानी कि जो उसको जन्म करे। अब बायोलॉजी में जनक का मतलब होता है कि जो उसकी खोज करे। बायोलॉजी में जनक का अर्थ क्या होता है? जो उसका खोज करे, या पिता का अर्थ भी वही होता है। क्लियर बात? तो साइटोलॉजी वर्ड जो है बायोलॉजी का सबसे पहले जो खोज किया था सेल का, सॉरी किसका? सेल का खोज किया था, वो क्या था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? भले मृत सेल का किया था लेकिन सबसे पहले खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? फादर ऑफ साइटोलॉजी। किसको कहा गया है? रॉबर्ट हुक को। क्लियर बात? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सेल का खोज इन्होंने ही किया था। मृत सेल का किया था लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने किया था। दूसरा बात ये भी पूछ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? कार्ल पी स्वानसन को। किसको बोलेंगे? कार्ल पी स्वानसन को। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? कार्ल पी स्वानसन को। क्लियर बात? अब आपको यह भी पूछ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? तो आपको याद रखना है अरुण कुमार शर्मा। क्या याद रखिएगा? अरुण कुमार शर्मा। कभी कभी एग्जाम में आप देखे होंगे कि आपको ऑप्शन में लिखा होगा प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। क्या लिखा होगा? प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, या आप बेसिकली याद रख लीजिए क्या? अरुण कुमार शर्मा। क्या याद रख लीजिए? अरुण कुमार शर्मा। इसी को कहा जाता है इंडियन साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? सॉरी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। अब आगे जान लेते हैं। अब ये जान लेते हैं कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो डच वैज्ञानिक एंटोनी वान लुवेनहुक ने किया था। किसने किया था? डच वैज्ञानिक एंटोनी वान लुवेनहुक ने किया था। क्लियर है बात? लुवेनहुक ने मतलब किस चीज में किया था जीवित कोशिका का खोज? बैक्टीरिया में किया था। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? एनिमल क्यूलस। क्या नाम है? एनिमल क्यूलस नाम है। जिस हिसाब से मतलब रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते में मृत कोशिका को खोज किया था, इसी प्रकार सेम डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका का खोज बैक्टीरिया में किया था। लेकिन बैक्टीरिया जो नाम था वो क्या था? एनिमल क्यूलस। क्या नाम था? एनिमल क्यूलस। इसको याद रखिएगा। अब इन्होंने इसका वर्णन जो है अपना पुस्तक किसमें किया था? सेक्रेट्स ऑफ नेचर। किसमें किया था? सेक्रेट्स ऑफ नेचर नाम के पुस्तक में इन्होंने किया था। क्या इन्होंने एक ही चीज का खोज किया था? नहीं, इन्होंने बहुत सारा खोज किया था। उनमें से 3 खोज और है। पहला है आपका क्या? जीवित कोशिका। दूसरा क्या है आपका? एस्पर्म। एस्पर्म को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ये किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। और
अगला जो है वो है आपका आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पलेक्स। क्लियर है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कनिका, श्वेत रक्त कनिका बोल लेते हैं, सॉरी लाल रक्त कनिका, उल्टा बोल दिया, लाल रक्त कनिका, रेड ब्लड कार्पलेक्स, रेड ब्लड कार्पलेक्स यानी कि लाल रक्त कनिका। और किसका खोज किया था? प्रोटोजोआ का। किसका खोज किया था? प्रोटोजोआ का भी खोज किया था। क्लियर बात? अब आगे चल लेते हैं। अब अपने लोग ये जानते हैं साइज ऑफ सेल। अब आपको पूछेगा कोशिका का आकार। क्या पूछेगा? कोशिका का आकार। अगर आपको पूछे कि इस जीवित संसार में सबसे छोटा कोशिका किसका पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्मा का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा का, जिसका साइज होता है 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक। किस कहां तक? 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक। पूछेगा कि कोशिका का साइज किससे मापा जाता है, तो माइक्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? माइक्रोमीटर से। अब इसका देखिए माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता है पीपीएलओडी। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्यूरोपेनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जोकर की तरह बिहेव करता है। आप नाच देखे होंगे, नाच तमाशा, उसमें आप देखे होंगे कि सब नाच में सब आदमी का अलग अलग पार्ट होता है, लेकिन जोकर क्या हो जाता है? सबके साथ चिपक जाता है और सब में कुछ ना कुछ अपना रोल निभाने लगता है। तो सेम कहानी इसका भी है। किसका? माइकोप्लाज्मा का। किसका? माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है, देखिए माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। क्या एक प्रकार का? बैक्टीरिया है। इसको शॉर्ट में एमएलओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएलओ। इसका पूरा नाम होता है मोलेक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी होता है। क्लियर? अब ये जान लेते हैं कि इस जीवित संसार में सबसे बड़ा आपको पूछे सेल यानी कि कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा का। किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा का, यानी कि ओस्ट्रिच एग का होता है। किसका होता है? ओस्ट्रिच एग का। अब आते हैं, आप इसको अगर देख लिए हैं तो अब आते हैं मानव में। किसमें आते हैं? मानव में। यानी कि मानव बॉडी में सबसे छोटा कोशिका आपको पूछे तो आप याद रखिएगा स्पर्म में, पुरुष के स्पर्म में सबसे छोटा। और सबसे बड़ा पूछे तो स्त्री के ओवम में। सबसे बड़ा कोशिका पूछे तो स्त्री के ओवम में। लेकिन सबसे लंबा पूछ दे, क्या पूछे? लंबा का मतलब था हाइट, यानी कि सबसे लंबा पूछ दे। लेंथ तो आप लोग समझते होंगे, लेंथ समझते होंगे ना। लेंथ सबसे, यानी कि सबसे लंबा किसमें होता है, तो याद रखिए तंत्रिका कोशिका में। किसमें? तंत्रिका कोशिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्व सेल। क्या बोलते हैं? नर्व सेल। या इसी को बोल सकते हैं स्नायु कोशिका। क्या बोल सकते हैं? स्नायु कोशिका। क्लियर बात? एक चीज और आप यहां से याद रखिएगा, आपको कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि पौधा में सबसे लंबा कोशिका किसका होता है, तो फाइबर ऑफ रेमी का होता है। किसका होता है? फाइबर ऑफ रेमी का। क्लियर है बात? यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट इसका अगला पार्ट में अपने लोग मिलेंगे। क्लियर है?